बहुत बढ़िया। योग, आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज बढ़िया योग का अभ्यास हुआ और सबने मिलकर किया, वो भी आनंद से। और इसीलिए ये पूरी ऊर्जा बनी रहे। और इसी के साथ अब हम चलते हैं द्वितीय सत्र की तरफ। और द्वितीय सत्र में जैसे कि हमारे योगार मंच पर चर्चा हुई थी हमारे 3 दिवसीय, और उसी दौरान हमारे डॉक्टर किशोर दुबे सर ने आज अपनी सहभागिता को आगे करके आज उन्होंने मुख्य वक्ता को आमंत्रित किया है। और मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ। डॉक्टर किशोर दुबे सर, आप आइए और आज के मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित करिए। जी धन्यवाद रंजना जी। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सतीश गोगुलवार जी। आपने एमबीबीएस किया है 78-79 में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि करीबन आज से 45-50 साल के पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया, और इसके बावजूद उन्होंने तय किया था कि मैं जनता की सेवा के लिए आदिवासी बेल्ट में जाऊंगा, वहीं पे रहूंगा और उन्हीं के साथ उन्हीं के आरोग्य के लिए और उनके उत्थान के लिए काम करूंगा। तो वो एमबीबीएस होने के बाद में 1-2 एनजीओ में उन्होंने काम का अनुभव लिया। काम का अनुभव लेने के बाद में जो आदिवासी बहुल कुरखेड़ा गांव है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, वहाँ पे गए। वो वहाँ पे रहे। मैं रहने का एक स्पेसिफिक एग्जांपल जो देता हूँ कि वहाँ पे वो जैसे आदिवासी रहते थे कि बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के सभी काम करना अपने घर में उन्होंने वैसे ही नहाने से लेकर सब वस्तुएं रखी थी। खुद टायर की चप्पल पहनते थे एमबीबीएस डॉक्टर उस समय के। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरह से कपड़े लत्ते भी सब उन्हीं के जितने सिंप्लिसिटी के साथ में हो उसके साथ में हो रहे। और उन्होंने यह जो एक ठान लिया था कि मैं पैसा कमाऊंगा नहीं, मैं लोगों के हेल्थ के लिए काम करूंगा, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूंगा, लोगों की भलाई के लिए और आरोग्य की सेवा के लिए। जिनके पास पैसा नहीं है उनके उत्थान के लिए काम करूंगा। और उन्होंने पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। आज भी वो वही उसी बेल्ट में रहते हैं। वहीं पे उन्होंने एक हम अपने आरोग्य के लिए, मराठी में आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी नाम की संस्था खड़ी की है। उन्हीं के साथ रहते हैं। आजू बाजू के 200 गांव में उनका नेटवर्क है, और 200 गांव के नेटवर्क में उन्होंने कुछ लोगों को प्रशिक्षित भी किया है, जिनके माध्यम से वो गरीबों की सेवा करते हैं। एक भी रुपया कभी फीस नहीं लेते, और एक भी रुपया फीस न लेते हुए सबके लिए जो आरोग्य के हेल्थ के काम है वो करते हैं। किसानों के भलाई के लिए भी काम करते हैं, महिलाओं के भलाई के लिए काम करते हैं, और साथ ही साथ समाज की उन्नति के लिए जहाँ जरूरत है वहां पे जाते हैं। ऐसे हाँ, जिन्होंने जैसे हम मराठी में बोले तो ऐसा ताले, जिन्होंने अपने जीवन न्यौछावर कर दिया एक संत की सहायता से। उनकी बीबी भी जो है वो भी पढ़ी लिखी है उस समय की, एमएसडब्ल्यू, वो भी उनके साथ में फुल टाइम काम करती है। तो ऐसे वक्ता समाज सेवी डॉक्टर गोगुलवार जी को मैंने कल जब बोला तो वो बोले ठीक है, मैं मंच पे आऊंगा और बात करूंगा। 1 दिन 2 दिन जैसा भी चलता है, जिन समय लगता है, तो उनको मैं पूरे आदर के साथ में इन्वाइट करता। उन्होंने कल बोला कि विषय यही रखो कि जो अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि उत्तम निरोगी खेती, निरोगी जो अन्न है, और निरोगी जीवन, निरोगी समाज बनेगा। तो इसी विषय पे वो बोलना चाहेंगे। मैं हमारे मंच की तरफ से उनको आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर सतीश गोगुलवार जी, कुरखेड़ा, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। धन्यवाद। धन्यवाद किशोर जी। मेरा परिचय बहुत ज्यादा दे दिया उन्होंने। मैं ये सब जो कर रहा हूँ आज भी, जो मेरे खुद के आनंद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब उसी के लिए तो जीते हैं कि अपने जीवन में आनंद मिले। और जिस काम से हमको आनंद मिलता है वही जीना बहुत सुखकारक होता है। तो जब मैंने 40 साल 42 उन्होंने कहा 46 साल पहले 1982 में
मेरी पत्नी शुभदा जिसने एमएसडब्ल्यू किया, क्योंकि इसमें पत्नी का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसको भी ऐसे आदिवासी क्षेत्र में जाकर रहना और साथ में काम करना है, तो उसकी भी तैयारी होनी। तो उनकी भी उसी तरह की काम की इच्छा थी, इसलिए हमने उस वक्त 82 में शादी की वर्धा में। वो वर्धा की है, मैं चंद्रपुर का हूँ, और हम दोनों गढ़चुल में हमारे काम की शुरुआत की। तो ये तो तय किया था, जैसे किशोर जी ने बताया, कि मेरा जो उपजीविका है, मेरे जीने का अर्थ है, मैं वो डॉक्टरी व्यवसाय नहीं करूंगा, उसका व्यवसाय नहीं करूंगा, लेकिन लोगों के लिए वो ज्ञान कैसे देना है उसका ये करूंगा। उसी आधार पे काम करते करते मैंने यहाँ जब शुरुआत की, तो मैंने देखा कि पुराने इसमें अपने यहाँ कोई इस तरह की एलोपैथी सिस्टम नहीं थी, और लोग तो रहते ही थे, समाज भी था, बीमार भी होते थे, सभी बीमार होते थे, आदमी भी जानवर भी सबके। और उसके लिए फिर क्या पद्धति थी अपने यहाँ पारंपरिक, तो उस पारंपरिक पद्धति का मैंने शुरुआत में अभ्यास किया। तो मेरे दिमाग में तो ये था, शहर से पढ़ के आया था, एलोपैथी में पढ़ा था, तो इस तरह से करने वाले को हम बहुत बार क्वैक्स बोलते हैं कि ये लोगों को गलत ये करते हैं। तो मैंने इन लोगों के साथ में दोस्ती की, उनकी ज्ञान के परंपरा को समझा मैंने। तो मैंने देखा कि इन लोगों के पास अपनी एक ज्ञान परंपरा है, जिसको हम वैद बोलते हैं, वैदू बोलते हैं हमारे यहाँ। को अलग अलग नाम है अलग अलग प्रांतों में, लेकिन हमारे यहाँ वैदू बोलते हैं, जो जड़ी बूटी का कुछ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है और वो लोगों को बिना मूल्य वो देते हैं। तो इस परंपरा को मैंने ज्यादा उनके साथ दोस्ती करके समझ समझ लिया। तो उसमें समझ में ये आया कि जब कुछ नहीं था, तो तब यही लोग गांव की स्वास्थ्य सेवा का देते थे। अब इनका ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ गुरु शिष्य परंपरा से। अपने यहाँ जैसे गुरु शिष्य परंपरा थी, लेकिन उस वक्त के गुरु के पास में कुछ ही लोग जा सकते थे, लेकिन इनकी गुरु शिष्य परंपरा ये थी कि उसके पिताजी से उसने सीखा है, किसी ने अपने अंकल के पास से सीखा, किसी ने किताब पढ़कर सीखा, लेकिन कोई गुरु था। और ये गुरु शिष्य परंपरा के कुछ मूल्य थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। आज हम लोग जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, जो बड़े बड़े डॉक्टर और हॉस्पिटल्स निकले हैं, उसमें पैसा ये मूल्य बन गया है। तो वो मुझे बहुत ये लगा कि उस गुरु शिष्य परंपरा से जो भी वैद्य पढ़ता था एक बीमारी के ऊपर, जिसने गुरु से पढ़ा है उतना ही वो ज्ञान या उपचार वो लोगों के साथ करेगा, लोगों को कुछ मांगेगा नहीं। उसकी ये श्रद्धा थी कि ऐसे मैंने मांग लिया तो मेरा ज्ञान खत्म हो जाएगा। तो उसका व्यवसाय अलग था, वो जानवर चराता था, कोई खेती करते थे, अलग अलग उनके कमाने के ये था। लेकिन ये ज्ञान जो गुरु से प्राप्त किया उसको, लेकिन उन्होंने इसी तरह से समाज को बांटा। तो जब ये पता चला, दूसरा ये था उनका कि जंगल हमारे यहाँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 70% जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है। तो लोग जंगल से अपनी जड़ी बूटियां भी लाते थे, उसके भी बारे में बहुत अच्छी पद्धति थी उनकी, कि अगर कुछ जड़ी लाना है कुछ पेड़ की, तो पहले एक दिन पहले जाकर उसको नमस्कार करते थे, बोलते थे कि कल मैं तुम्हारा पत्ता ले जाऊंगा या जड़ी ले जाऊंगा, और उसको नमस्कार करके आ जाते थे, और दूसरे दिन वहां से जड़ी निकालेंगे, वो भी जितनी आवश्यक है उतनी। आज तो वो सारी जड़ी बूटियों का लूट चल रहा है, लोग जो व्यापार हो गया उसका, तो कैसे भी निकालते हैं उसको। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग जो बोलते हैं, निकालने की पद्धति होती है, कितना निकालना है, कितना रखना है, तो वो सब अभी खत्म हो गया है। तो वो मैंने सीखा उनसे कि, और वो जो जंगल से या निसर्ग ने हमको दिया है उसके प्रति आत्मसम्मान, सम्मान देना उसको, ये बहुत अच्छी परंपरा मैंने सीखी। तो उन लोगों से के पास ये सीखते सीखते मुझे ये लगा। और दूसरा ये भी कहते हैं कि ये वैद्य लोग कभी अपना ज्ञान बताते नहीं है, तो बराबर है कि उनकी परंपरा से आप ज्ञान सीखोगे तो सीखेंगे, मिल जाएगा। आप बोलेंगे कि मैं गया कहीं बाहर से आ गया और पूछ लिया कि भाई तूने क्या जड़ी बूटी दे दी, ऐसा तो कोई बताएगा नहीं। तो मैंने कभी उनसे आज तक ये पूछा नहीं कि
आज तक मैंने कभी उनसे पूछा नहीं कि भाई आप क्या देते हैं। मैं कभी उनका गुरु बना था और मैं उनका शिष्य भी बना हूँ। जो ज्ञान मुझे नहीं था, मैं तो शहर से पढ़ के आया था एलोपैथी, तो मुझे जड़ी बूटी के बारे में, पेड़ों के बारे में भी ज्ञान नहीं था। तो हम आपस में घूमते थे जंगलों में, वो बताते थे अलग अलग, तो मुझे कभी आवश्यकता नहीं लगी कि उनसे पूछने की। हम ही बातों बातों में मैं भी कुछ मेरा ज्ञान उनको देता था, वो अपना ज्ञान देते थे। तो ये परंपरा से ही वो ज्ञान मिलता है, ऐसा नहीं है कि कोई बताता नहीं है। आप उसके शिष्य बनो तो आपको भी वो ज्ञान मिल जाएगा। तो ये भी एक गलत फहमी थी उनके बारे में। लेकिन इस परंपरा की कुछ मर्यादा भी मैंने देखा कि जब ये एलोपैथी सिस्टम काफी आई और हमारे यहाँ आयुर्वेदा के कुछ लोग पहले थे, उस शास्त्र से उनका जुड़ाव था, क्योंकि वो भी जड़ी बूटी और इसी से औषधियां बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे आयुर्वेदा कम होने लगा अपने को, और जो आयुर्वेदा डिग्री लेते हैं, बीएमएस करते हैं, उससे 90% लोग पूरा एलोपैथी ही प्रैक्टिस करते हैं। तो ये दिक्कत भी है। और जो एलोपैथी सिस्टम आ गई, पीएससीज आ गए, डॉक्टर आ गए, इंजेक्शन वाले डॉक्टर्स आ गए, तो उसमें ये हो गया कि ऐसे डॉक्टर आके गांव में मैंने देखा कि 2-4 साल में बहुत कमा रहे पैसा, गाड़ी ले रहे, घर ले रहे, खेती ले रहे। और ये परंपरा से काम करने वाला वैद्य है, वो बेचारा वहीं के वहीं रुका हुआ है, क्योंकि उसने वो अपना ज्ञान उस अपनी प्रथा से बिना मूल्य ही देता था। इसके कारण ये ज्ञान दूसरी पीढ़ी में जाने का ये आ गया संकट। मैंने देखा कि उनके लड़के ये ज्ञान देना तैयार नहीं, क्योंकि ये फुकट में देना है, और दूसरे तो ऐसे डॉक्टर आके कमा रहे पैसे। तो नए पीढ़ी में ये ज्ञान नहीं जा रहा था। और दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा था कि बाहर देशों में आयुर्वेदा के बारे में एक समझ बढ़ने लगी थी, क्योंकि एलोपैथी का जो साइड इफेक्ट्स है एंटीबायोटिक का, वो समझने लगे थे, क्योंकि वो बहुत आगे थे उसमें एलोपैथी में। और उन्होंने आयुर्वेदा का अभ्यास करना शुरू किया या इस तरह के शास्त्र का अभ्यास शुरू किया। तो मैंने देखा कि एक तरफ वो अपना इस तरह का ज्ञान सीख रहे हैं, ले रहे हैं, और हम हमारा ज्ञान खत्म करते हैं। तो इस वैद्य को कोई जोड़ने वाला ये नहीं था, उनके ज्ञान को बढ़ाने वाली बात नहीं थी अपने इसमें। तो तब मैंने देखा कि मैंने ये मिशन मान लिया कि ये इस ज्ञान को हमको आगे बढ़ाना है। अब ये ज्ञान पहले तो मैं सीखा पूरा, ये सारे वनौषधियां है जंगल में कहाँ कहाँ होती है, उसके उपयोग क्या है, ये सब मैंने सीखा। उनके दवाई कैसे बनाते हैं, क्योंकि आजकल उस वक्त भी मैं जब 80s 84 90s की इसमें मैं देख रहा था लोगों को, अगर आप बताते हैं कि ये जड़ी बूटी जाके घर में इसका काढ़ा बना लो या ये ऐसे करो, तो लोग नहीं करते थे, उनको तैयार दवाइयाँ लगती थी। तो उसमें मैंने, हमारे एक आयुर्वेदिक मित्र थे, उनसे ये दवाइयाँ बनाना भी सीखा। आज भी मैं बहुत सारी दवाइयाँ बनाता हूँ, उसका ट्रेनिंग भी देता हूँ ये कैसे बनाना है, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ जो नॉर्मल है, जो प्राथमिक आरोग्य स्वास्थ्य के लिए है, वो सब जगह है देश भर में। मैं काफी घुमा हूँ, मैं उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं जगह झारखंड, सभी जगह जाके ऐसे कुछ लोग थे जिनको इनको ट्रेनिंग लेना है, तो उस तरह के ट्रेनिंग उड़ीसा में कई जगह मैंने इसका ट्रेनिंग आज तक दिया है। तो मैंने ये देखा कि ये ज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा। तो हमने देखा कि उस वक्त हमारी पत्नी महिला शुभदा, वो बचत गट का काम कर रही थी, महिलाओं के बचत समूह उन्होंने संगठित किए थे। तो हमने देखा कि ये ज्ञान हमको महिलाओं को अगर देंगे तो ये परिवार में रहेगा, और एक महिला को अगर ये ज्ञान होता है तो पूरे परिवार के लिए आ सकता है। तो हमने फिर इस तरह का एक कोर्स बनाया कि अपने ही घर के आसपास हम इस तरह की जड़ी बूटियां लगा सकते हैं। जंगल में तो है, लेकिन हर बार लाना कठिन हो जाता है, तो उसको होम हर्बल गार्डन का कॉन्सेप्ट हमने दिया था। तो हमारे घर के आसपास में ही जो हमारा बैकयार्ड है, उसमें ये दवाइयाँ लगा सकते हैं। उसका उपयोग, उसको कैसे दवाइयाँ बना के रखना है ना, बहुत सारे इसमें होती है कि तुरंत हमारे पास नहीं है जड़ी बूटी, तो हम दवाई बना के रख सकते हैं जो साल भर अच्छी तरह से रहते। तो पुरानी इसमें हमारे यहाँ आजीबाई का बटवा था, जिसके बटवे में एक डिब्बा रहता था, एक मुरुट सेंग होती थी, एक बाहिरडा होता था। तो ऐसे बेसिक दवाई होती थी, कुछ भी हुआ तो तुरंत इस तरह से दवाई देती थी। तो उसी तरह का प्रयास हमने किया कि ये ज्ञान अगर आगे जाना चाहिए पीढ़ी में, तो महिलाओं को सिखाए।
तो उस वक्त हमने करीबन 1500 महिलाओं में गढ़चिरौली जिले के ऐसे महिला जो बचत गट समूह से जिनको इंटरेस्ट है कि ऐसा सीखना है, उनको ये ज्ञान सिखाया। तो उसका एक कोर्स बनाया कि 10-15 जो मेडिसिन है जो नॉर्मली अपने छोटी बीमारियों में छोटी बीमारियों के लिए काम आते हैं, उसका ये ज्ञान देना शुरू किया। तो तो हमारा फिर हमने ये सब करने के लिए एक संस्था का रजिस्टर किया, जिसका जैसे किशोर जी ने नाम बताया, हम हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो हम ये भी सीखे कि कोई भी सवाल जो है स्वास्थ्य का मुख्यतः सवाल है, वो कोई सरकार का या डॉक्टर का नहीं है, और डॉक्टर सॉल्व भी नहीं करेगा। डॉक्टर बोलेगा कि जितने मरीज आए मेरे पास तो मेरा इनकम बढ़ेगा। आज तो यही हो रहा है कि जितने बीमार आप होते जाइए तो दवाई देगा, ट्रीटमेंट करेगा, वो ये नहीं बताएंगे कि इसका मूल कारण क्या है, किससे हो रहा है, उसके प्रिवेंशन की बात नहीं होती। एक्चुअली हमारे एलोपैथी सिस्टम में, MBBS में, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन नाम का एक विषय होता है, तो उसको कोई ख्याल नहीं देता है, उसमें आगे कोई पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं करते। लेकिन मुझे उस विषय में ज्यादा रुचि थी कि बीमारी ना हो, इसके लिए ही हमको उपाय करना होगा। और वो उपाय है कि वो डॉक्टर नहीं करेगा अकेले। हम डॉक्टर के पास जाते ही कब है, जब मुझे कुछ बीमारी हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, तो हम डॉक्टर के पास जाते। फिर वो एलोपैथी का हो, आयुर्वेदा का हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कोई भी पैथी के पास हम जाते। लेकिन बाकी समय में क्या करते? बाकी समय तो हमारे हाथ में है कि मेरा स्वास्थ्य कैसे रखे। आज जैसे मैं देख रहा था, आप योगाहार क्या जो सारे प्राणायाम योग ये कर रहे थे, वही चीज हमारे जीवन में स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। वो तो खुद को करना है, समाज ग्रुप में करना है। कोई डॉक्टर नहीं बताएगा कि आपको इस तरह से करना है, आप बीमारी को रोके। तो इस तरह से मैंने फिर इस प्रक्रिया को प्रिवेंशन की इसमें लिया। वो फिर ज्ञान कहीं से भी हो, एलोपैथी से हो, होम्योपैथी से हो, निसर्गोपचार हो, योगा हो, ये सारा ज्ञान हमारे पास है, लेकिन वो मनुष्य को स्वस्थ बनाने के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। तो इसलिए पिछले कई सालों से मैंने बच्चों के बाल मृत्यु कम करने के लिए, महिलाओं के बीमारी के लिए जितना कम्युनिटी मेडिसिन का उपयोग करे, जिसमें दवाई कम लेकिन हमारे जीने के तरीके, खाने के तरीके, इसमें ये किया। और आज तो मैं 40 साल के बाद देखता हूँ कि ये सवाल बहुत गहरे बन गए हैं। उस जमाने में डायरिया इस तरह के बीमारी थी, इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं हम, आज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बन गए। हार्ट का, कैंसर का, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां नहीं आई है जो जीवन पद्धति की बीमारियां बोलते हैं। तो इसलिए हम जब इसको देखते हैं तो हमको 3 चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाने के लिए अनाज। तो ये तीनों पे मैंने देखा कि धीरे धीरे शहरों में, तो आप जो लोग रह रहे दिल्ली में, बड़े शहरों में, बंबई में, जो बड़े शहरों में, वहां तो उनको हवा भी शुद्ध नहीं मिल रही और खाना भी नहीं मिल रहा। यहाँ थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन यहाँ भी वो पहुंच रहा है उसमें। और पानी भी आपको शुद्ध नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमको सबको बिस्लेरी या RO का पानी पीना पड़ रहा है। ये कोई नहीं तो पहले हम कुएं से पानी मटके में या कुछ घड़े में रखते थे और आराम से। मैं भी यहाँ जब आया, मैं अभी 10-20 साल पहले तक मेरे कुएं से ही पानी सीधा लेकर मटके में रखता था, और आज नहीं रख सकता हूँ। आज मुझे भी फिल्टर या RO लगाना पड़ता है, वो पानी भी ये हुआ। तो इसके कारण अलग अलग है। अब एक हम साथ में ये करते कि योगा में और आयुर्वेदा में हमारे खाने को बहुत महत्व दिया है। मेरे प्रकृति के हिसाब से मेरा खाना भी होना चाहिए और वहाँ के वातावरण के हिसाब से वो भी करते। तो उन्होंने बोला है कि खाना ही एक दवाई है। तो हमारा खाने का हम अच्छी तरह से खाते हैं, उसमें तो वो भी एक दवाई होती है जो प्रिवेंट करती है कई बीमारियों को। तो आज जो हमारा खाना है वो कैसे अशुद्ध बन गया है। तो 90 तक हमारे यहाँ काफी लोग, साधारणतः ये खेती होती थी, लोग अपनी बिजाई उपयोग में लाते थे, अपना खाद भी खुद बनाते थे, लाते थे। धीरे धीरे एक रासायनिक का जो यूरिया और इस तरह के आने लगे,
और 90 के बाद में ये पूरा विश्व के लिए खुला हो गया मार्केट, और उसमें फिर बाकी सारी कंपनियां बीज लेके आ गई, अच्छे बीज, हाइब्रिड बीज, जो उत्पादन बढ़ेगा। और उस वक्त आवश्यकता भी थी कि उत्पादन अपने इसमें कम था, हमको खाने के लिए अमेरिका से गेहूं लाना पड़ता था, ये होती थी स्थिति। उसमें ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया, और ग्रीन रिवोल्यूशन में ये मार्केट खुला होने के बाद में काफी, इसलिए अपने यहाँ काफी धरण बने। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में 40-90 तक हमारे यहाँ 5,000 डैम्स बने पानी के लिए, सुविधा के लिए। उसमें से ज्यादा 500 महाराष्ट्र में बड़े बड़े डैम बने, पानी की सुविधा हो गई, खाद आ गया, बिजाई ज्यादा उत्पादन देने वाली आ गई। तो उससे हम वैसे खाने में स्वयं पूर्ण हो गए। आज हमारे पास काफी स्टॉक में भी हमारा खाद्य, चावल, गेहूं है हमारे पास। लेकिन उसके साथ में हमने पूरी व्यवस्था खेती की बिगाड़ दी। तो जो बाहर से अभी बीज भी हमको जो लेने पड़ते हैं वो बाहर से खरीदने पड़ते हैं। जो रासायनिक खाद आए, अब जो हाई विल्ड वैरायटी आती है तो उसमें बीमारी के लिए फिर हमको पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं। और अभी दूसरा ये आ गया है वीडीसाइडर्स, कि जो ये होता है, वीड्स बढ़ता है, उसको खत्म करने के लिए भी दवाई है। उससे हमारी जमीन करीबन सारी खराब हो गई। आज हरियाणा, पंजाब में जो खाद्य के इसमें बहुत आगे बढ़े, वहां की जमीन और वहां के पानी के स्रोत सारे खराब हो गए इस सारे चीजों के कारण। तो उसके कारण अलग अलग बीमारियां भी वहां हो रही है, और वो सब जगह पहुंच रहा है। मेरे यहाँ भी अभी वो उस तरह से खाद्य, ये पेस्टिसाइड्स, मजदूर नहीं है, वीड निकालने के लिए मजदूर नहीं मिलता है, इसलिए फिर वीडीसाइडर यूज हो रहा है। अभी चावल में भी वो शुरू हो गया। तो मैं ये देख रहा हूँ, तो ये खेती की पद्धति ही पूरी हमारी बदल गई। हम खाने के, खाद्य के इसमें स्वयं पूर्ण तो हो गए, लेकिन हमने हमारी माता को, जमीन को, मिट्टी को हमने खराब कर दिया, और उसका परिणाम सारे इसमें हो रहा है। वही पानी में जा रहा है, उसी को हम अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो अनाज आज हमारा शुद्ध ही नहीं रहा, और वो तो रोज खाते हैं। आप देखिए कि हमारे एरिया में जो अनाज होता था अपने क्षेत्र में, वो भी निसर्ग ने काफी ये किया था कि आपको जिस तरह का वातावरण है वैसे ही अनाज और जंगल में जड़ी बूटियां उसी तरह से तैयार की है, जो हमने अभी नष्ट कर दी है। तो खाना भी उसी प्रकार का था जिस प्रदेश में आप रहते हैं। अभी हम खाने की बात लेते हैं कि जैसे किशोर जी जिस पश्चिम विदर्भ का हूं, मैं पूर्व विदर्भ का हूं, और किशोर जी पश्चिम विदर्भ के। तो एक जमाने में पश्चिम विदर्भ में ज्वार होती थी, ज्वार मुख्य खाना था। तो ये गरीबों का खाना था ज्वार, और अभी आज वो अमीरों का खाना हो गया। अब ज्वार की रोटी आपको होटल में महंगी मिलेंगी, ज्वार की कीमत भी आज गेहूं से ज्यादा है। और उसमें जानवरों के लिए अच्छा चारा भी होता था, और उसी खेती में वो ज्वार भी होता है। आज वहां आपको ज्वार मिलेगी नहीं। और आज बाहर हम देख रहे हैं कि जो मिलेट्स है, ज्वार है, बाजरी है, जो हमारे पारंपरिक फूड थे, आपका रागी है, ये सारे हमारे पारंपरिक फूड थे, वो हमारे खाने से निकल गए। और वही मुख्य है, उसमें फाइबर्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और अभी हम शहर के लोग उसको अभी फिर से अपना रहे हैं, इसलिए अभी फिर से आपको ज्वार की मांग बढ़ रही है, बाजरे की मांग बढ़ रही है, अब क्या रागी की मांग बढ़ रही है। ये अब अभी महंगा हो गया है, इस अमीर लोगों का खाना हो गया, जो पहले गरीबों का था, अच्छा भी था। तो ये सारी जीवन पद्धति में जो बदल आए हैं, उसमें हमको विचार करना होगा। इसलिए हमने अभी पिछले 15-20 साल से इकोलॉजिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करना शुरू किया। अपने बीज संरक्षण करने के लिए गांव-गांव में समूह बनाए हैं, अपना बीज संभाल के रखे, और उसी बीज के आधार पर हम ये करें। जो रासायनिक खाद की जगह हमारा गोबर का अच्छा खाद बनाए, जीवामृत है, तुम्हारा पेस्टिसाइड्स में दशपर्णी है, जो घर में हम बना सकते हैं। और ये महिलाओं के साथ शुरू किया, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं मुख्यतः खेती में ज्यादा काम वही करती है। और किचन गार्डन से हमने शुरू किया कि हमारा जो सब्जी भाजी है वही बहुत खराब हमको अच्छी मिलती नहीं है, वो सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से हम खाते हैं। शहरों में तो आपको बिल्कुल ये मिल रहा है।
तो हमने शुरू किया कि हमारे किचन गार्डन में हम जो सब्जियां बना खाते हैं, हरी सब्जियां, तो वो हमको साल भर कैसे मिले। तो उसके लिए हमने अभी महिलाओं के साथ ऐसे करीबन 800 से 1000 महिलाओं के ऐसे समूह है गांव-गांव में, जिन्होंने अपने ऑर्गेनिक किचन गार्डन बनाए, जिसमें इस सब्जियां जो रोज हम खाते हैं उस तरह से थोड़ी वेराइटीज उसमें बढ़ाई है। कुछ वृक्ष सब्जियां भी है, जैसे मुंगना है, मुंगना का एक पेड़ लगा दिए तो मुंगने के पत्ते हैं, मुंगने की फली है, अगस्ता है, उसके फूल, उसके दाने हम करते, पपया है, इस तरह के कुछ वृक्ष, कुछ वेली सब्जियां जो साल भर हमको देते रहती है, और कुछ सीजनल जो हमको सीजन में मिले। ऐसा एक प्लान करके ऐसे किचन गार्डन को ऑर्गेनिक, उसमें ऑर्गेनिक डालना है, कोई बाहर का खाद नहीं है, बीज भी बाहर का नहीं, तो वो सब महिला ये करे। तो उससे हमने किया, उसका एक अभ्यास भी हमने किया कि जब ऐसे 4-5 साल, 3-4 साल से जो महिलाएं अपने किचन गार्डन से रोज सब्जियां खा रही है, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे, तो उनका हमने 6-6 महीने में हीमोग्लोबिन कैलकुलेट किया, और ऐसा पता चला 3-4 बार, बीच में कोविड भी आके गया, उसके बाद में एक बार हमने हीमोग्लोबिन किया उसी महिलाओं का, करीबन 150 महिलाओं को हमने चुना था कि जो 7-8 महीने अपने ऑर्गेनिक किचन गार्डन से सब्जियां खाते हैं। तो उसमें पता चला कि 1 से 2 ग्राम तक हीमोग्लोबिन वो महिलाओं का बढ़ा है, और वो खुद बोलती भी है कि हमारा डॉक्टर के ऊपर का खर्चा कम हो गया, हमारे यहाँ बीमारी कम हो गई, क्योंकि हम जब से ये खाने लगे हैं। तो खुद को भी उनको लगा, क्योंकि महिलाओं में एनीमिया बहुत है अपने देश में, शहरों में भी है, सभी जगह है, और जो बड़े शहरों में बस्तियां हैं वहां तो सारा गरीब समूह रहता है, उनमें भी ये स्थिति है। 40% एनीमिया अपने यहाँ महिलाओं में है, आज भी है। तो ये देखा हमने, तो हमारे इस तरह की प्रवृत्ति को तो जो जो हम कर सकते हैं, तो हमारा पानी तो मैं अन्न के साथ ये किया हूँ। तो आज किशोर जी बताए कि कितने समय तक हमको बात करनी है। हाँ सर, आप 7:45 तक कीजिए, 7:45, 7:50 तक, बाद में क्वेश्चन आंसर। हाँ हाँ, क्योंकि फिर एक उस विषय को वहां छोड़ के फिर हम कल बात करनी है तो आगे कर सकते हैं। तो मैं जी जी। ये अन्न अन्न की बात कर रहा हूँ। दूसरा, हमारे यहाँ सीजनल फूड थे। अभी मैं जंगल में देख रहा हूँ, हमारे जंगल में पारंपरिक सब्जियां जो सीजन होती है वो खाने की पद्धतियां थी, लेकिन हमने ये बोला कि ये आदिवासी लोग हैं, ये तो क्या उनको कुछ मिलता नहीं करके ये खाते हैं। जब हमने इन सब्जियों का अभ्यास किया, जो जंगल से आती है, पेड़ों से आती है, तो उनका विश्लेषण किया हमने कि उसमें आयरन कितना है, प्रोटीन कितना है, विटामिन सी कितना है, जो हेमोग्लोबिन बनने के लिए लगते हैं। ऐसे कई सब्जियां उनकी पारंपरिक सब्जियां थी कि जिसमें ये सारा है, और शुद्ध भी है, क्योंकि जंगल में तो कोई रासायनिक खत नहीं डाल रहा है, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाल रहा है ना, तो वो तो शुद्ध है, ऑर्गेनिक ही है। तो हमने ऐसी सब्जियों का प्रचार करना शुरू किया, खाने का शुरू किया, कुछ अच्छे रेसिपीज बनने शुरू किए, और अभी ये काफी इसमें अभी खाने के लिए आ रहा है, मार्केट में भी वो लोग ला रहे हैं, और उसको सीजन में अब इतना ही है कि ये सीजन में मिलती है, तो साल भर हम इसको कैसे रख सकते। तो पुरानी पद्धति में ये थे कि सुखा कर रख सकती कुछ सब्जियां, हम बहुत बार बैंगन की सब्जी काट कर सुखा के रखते थे, जब सब्जियां नहीं मिलती तब खाते थे। तो इस तरह से इसमें सोलर ड्रायर अभी आए हैं नए इसमें, तो उसमें अगर ये सब्जियां सुखा के रख सकते तो आपको साल भर खा सकते। तो इस तरह का तंत्रज्ञान भी अभी नई पीढ़ियों में ये कर रहे। तो हम ये जंगल की जितनी सब्जियां हैं जो आती थी सीजन, उसको प्रचार करना शुरू किया, उसका लोगों के साथ ये किया। और जंगल में बहुत सारी चीजें लोग, करीबन 30-40 प्रकार की सब्जियां हैं, फल है, ये सब खाते थे, आज भी वो है, क्योंकि हमारे यहाँ जंगल बचा हुआ है, आज भी खाते हैं। उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे हमने हाइब्रिड सीड्स लाने शुरू किए, उसमें से बनने वाली चीजें हैं, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू कमी हो। अपने यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है, सरकारी व्यवस्था है ये अपने सारे खाद्य पदार्थों का न्यूट्रिशनल वैल्यू निकालते हैं। उनके भी ख्याल में आया कि 10 साल पहले जो बैंगन खाते थे हम, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, और अभी जो हाइब्रिड उसमें आने लगा, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी कम हो गया, 30% कम हो गया। यानी हम जो अब अनाज खा रहे हैं हाइब्रिड, इसमें से
उस अनाज का न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम हो रहा है। तो खा रहे हैं तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसका कम होगा। जो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक बिजाई से आया है, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू आज भी वैसा ही है। तो मुझे लगता कि हमको ये भी अब हम जो शहर में हैं वो क्या करेंगे, इसलिए हमने पिछले 13 साल से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया कि जैसे इस तरह की खेती करने वाले जो किसान हैं और जो बिजाई अपने करते, तो देश भर के ऐसे लोगों को हम नागपुर में बुलाते हैं, उसको बीजोत्सव बोलते हैं, बीज उत्सव, जिसमें ये लोग अलग अलग प्रांतों से आते हैं, महाराष्ट्र से ज्यादा होते हैं। 3 दिन वहां मेला होता है, अपने बीज के स्टॉल होते हैं, आप अपने बीज एक्सचेंज करते हैं, लोग खरीदते हैं, दूसरे खरीदते हैं, और 3 दिन ऑर्गेनिक खाना मिलता है। तो लोग बहुत सारे शहर के जो है, कभी उन्होंने ऑर्गेनिक खाना भी नहीं खाते हैं, तो उनको टेस्ट में पता चलता है कि जब ये ऑर्गेनिक खाना खाते हैं तो कैसे टेस्ट है उसका। तो उसमें हमने ये देखा कि आज के मार्केट के यंत्रणा में ये होता है कि ऑर्गेनिक फूड बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि वो एजेंट बीच बीच में आ जाते हैं। तो जो 10 रुपए की ऑर्गेनिक चीज है वो अब बनाता है, तो उसका 20 रुपए हो जाएगा वहां आते तक ऑर्गेनिक फूड के नाम पे। लेकिन वैसा नहीं होता, इसलिए हमने एक पद्धति उसमें ये किया है कि किसान और जो शहरों का ग्राहक है उसका मिलन हो जाए। शहरों का एक गुट बने ग्राहकों का 10 गुट, और एक किसान को उन्होंने अपना लिया कि भाई आप ऑर्गेनिक हमको ये सारी खाने की चीजें है वो हमको साल भर दे। और ऐसे ग्रुप बने हैं नागपुर में, तो एक एक किसानों से उन्होंने जोड़ लिया, तो किसान को भी प्रोत्साहन हो रहा है कि वो पूरा ऑर्गेनिक पद्धति से खेती कर रहा है, और उनको साल भर में 40-50 चीजों का एक लिस्ट होता है, वो अपने गांव उनको शहर में ला के देता है उसके प्राइस के साथ। तो हमको इस तरह से करते हैं तो फिर ये किसान को भी सपोर्ट होगा, वो पैसा भी देते हैं एडवांस में, ताकि उसको कोई कर्ज नहीं लेना पड़ता है, उसमें से वो किसान भी इस तरह से कर सकता है, और फिर ग्राहकों में भी शुद्ध अन्न मिलता है। तो इस तरह की प्रक्रिया हमने पिछले 13 साल से नागपुर में कर रहे। फरवरी में करीबन ये मेला होता है 3 दिन का, बीजोत्सव करके, अभी फरवरी में हुआ। तो इसमें देश भर से 70-80 किसान और लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं ऑर्गेनिक, वो सब आते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया मुझे लगता आज की स्थिति में हमको अपनाना चाहिए। अब ये हम शहरों के लोगों को भी उसमें सहभागी होना है कि मुझे आज जो मिल रहा है वो अन्न हमको शुद्ध नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे करें। अब ये बोल के तो छोड़ नहीं सकते, तो हमको इस तरह से किसानों के साथ में जो इस तरह से कर रहे हैं उनसे जोड़कर एक प्रक्रिया खड़ी करनी चाहिए, एक हमारी स्वतंत्रता, तभी हमको शुद्ध खाना मिल सकता है। दिल्ली में भी कई ऐसे शॉप्स है इस तरह से देते, तो वहां आते तक बहुत महंगा हो जाता है, लेकिन दिल्ली के आसपास के किसान इस तरह से करते हैं और उनको जोड़ लेते हैं। और कई भी शहरों में, अभी हमने जैसे नागपुर से जोड़ा है, तो नागपुर में ऐसे काफी ग्रुप बन गए हैं कि जो एक 10-20 का ग्राहकों का ग्रुप है, और वो एक किसानों से जोड़कर उसके साथ ये लेते हैं। और वैसे कुछ यंत्रणा भी तैयार हुई है कि जहां हमको अलग अलग तरीके जहां से इकट्ठा किए हुए ऑर्गेनिक फूड है वो लेने की व्यवस्था भी होती है। ग्रुप्स भी बने, ऑनलाइन ग्रुप, जैसे हमने योगा का ऑनलाइन ग्रुप बना है, वैसे ग्रुप्स भी बने कि जो मांग करते हैं तो उनके यहाँ पहुंचा देंगे। फलों की भी वही स्थिति है, हमको हमारे यहाँ सीजनल फल मिलते थे और हम खाते थे। अभी हो गया है कि इस फल आपको साल भर में जगह जगह से मिलते हैं। जब ये फल दूर से आते हैं तो वो भी अलग तरीके से पकाए जाते हैं, जैसे भुसावल से केला आता है, हरा आता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट में, यहाँ फिर पकाते हैं कार्बाइड को लगा के। अब वो कार्बाइड घातक है, हमको पीला पीला ऊपर से दिखता है पके जैसा, लेकिन ये कार्बाइड उसके साथ हमारे शरीर में भी जाता है। सेफ है, आपको हिमाचल से आएंगे और 1 महीना 2 महीने वो वहां से ट्रांसपोर्ट यहाँ रखते हैं, तो उसको काफी पॉलिशिंग किया जाता है, उसको वैक्स लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें इस तरह से जब हमको 12 माह मिलती है उसमें और दूर से आती है, तो उसमें काफी हम लोग प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, प्रिजर्वेटिव का उपयोग करते हैं। अभी खरबूज या तरबूज है हमारे यहाँ, तो उसमें इंजेक्टेबल कलर डालते हैं, उसका लाल हो जाए, सैक्रिन का इंजेक्ट करते हैं कि उसका मिठास आ जाए। अब ये इतना बढ़ गया है, गांव-गांव तक ये पहुंच गया है, तो हमारे खाद्य मुख्य जो है वो बहुत सेफ नहीं रहे।
अब उसको हम कैसे ये करें, हमारे स्वस्थ जीवन, स्वस्थ समाज, स्वस्थ हमारी स्वस्थ प्रकृति के लिए ये अन्न का जो मुद्दा है वो बहुत महत्व का है। तो मैं आज ये अन्न के बारे में ही यहाँ मेरा खत्म करता हूँ, और कल हम शुद्ध पानी की बात करेंगे और तीसरे दिन शुद्ध हवा की बात करेंगे, उसके क्या सारे हैं और उसमें क्या क्या करना होगा मुझे, क्योंकि ये कोई सरकार करेगी ये नहीं होगा, क्योंकि सरकार एक तरफ रासायनिक खाद को भी बढ़ावा देती है, दूसरी तरफ वो ऑर्गेनिक खाद को भी बढ़ावा देती है। ऐसे तो नहीं होगा, कुछ पॉलिसी पक्की होनी चाहिए। लेकिन ये हमको समाज में हम जो लोग हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्वास्थ्य का सवाल कोई सरकार पूरा सॉल्व करेगा या डॉक्टर सॉल्व नहीं करेगा, ये हमको ही मिलकर करना पड़ेगा। जैसे हम योगा कर रहे हैं, खुद मिलकर ग्रुप बना रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें ये कर, उसी तरह से ये प्रक्रिया में भी हमको ही ये करना, तो हमारा स्वास्थ्य फिर हमारे हाथ में होगा। इसी प्रक्रिया में मैं आज यहाँ समाप्त करता हूँ। आप लोगों को सबका आभारी हूँ, आपने सुन लिया मुझे, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपने जो विषय रखा है तो आपकी जानकारी के लिए कि ये जो योगाहार ग्रुप है ये 5 साल से उसको पूरे हो गए, और रोज विदाउट एनी गैप रोज हम लोग मिलते हैं, 40-50 लोग मिलते हैं, और उसमें किसान भी है, बुद्धिजीवी लोग भी है, वैज्ञानिक भी है, विचारक भी है, अलग अलग प्रकार के, और रोज मिलके यहाँ पे एक मुख्य अतिथि को बुला के आधा पौन घंटा उनकी बात सुनते हैं और उस पर खुली चर्चा करते हैं। और दूसरे इस मंच की अहमियत ये रही है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं और कोई वहाँ पे सर्वेंट नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब कोई एक किसान भी बड़े साइंटिस्ट को अपनी परिभाषा में भाषा में बात कर लेगा, और अगर उनका साइंटिस्ट का गलत है तो गलत बोल देगा किसान। इतनी खुली छूट ये सब मंच पे है, तो ये खुलापन जो है, ये खुलापन बहुत ही अच्छा है। तो निश्चित रूप से आपकी जानकारी के लिए, और ये मैं अभी मंच से सब अतिथियों, सब हमारे सदस्यों को आह्वान करूंगा कि डॉक्टर सतीश जी जो आए हैं, उन्होंने जो बात रखी है और जो भूमिका रखी है, इस संदर्भ में जो भी आपकी बातें हैं वो एक एक करके आप हैंड रेज करें और मैं बुलाऊंगा और आप सतीश जी से संवाद कर सकते हैं। हम सबसे पहले इस मुख्य के इस कार्यक्रम के जो प्रणेता है पवन कुमार जी, वो पवन कुमार जी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ मैनेजर थे, अभी भी पतंजलि में पदार्थ में काम करते हैं। तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और डॉक्टर सतीश जी से बात करें। पवन कुमार जी। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी जी, धन्यवाद। आज का वक्तव्य बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रहा। डॉक्टर सतीश का बहुत अभिनंदन कि उन्होंने इस तरह से प्रेरणा लेकर के अपना जीवन समर्पित किया। और मेरे मन में एक प्रश्न आया था जब आपने शुरुआत में बात कही थी कि जो आदिवासी समाज है, जब वो किसी जंगल में जाके किसी जड़ी बूटी से एक दिन पहले उनसे आज्ञा लेता था, तो उसके बारे में वो कैसे करते थे, और इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि हमें हर एक वनस्पति जिससे भी हम कुछ ले रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़, उससे जहाँ तक के संभव हो तो ऐसा करना चाहिए। तो इस पद्धति को जो आदिवासी इसको फॉलो करते थे और आपने जो ऑब्जर्व किया, उसके बारे में आपके क्या अनुभव रहे? आपने कैसे उन्होंने उस चीज़ को किया? क्या इसके अलावा प्रणाम करने के अलावा भी क्या कुछ वो और कुछ और चीज़ भी उसके साथ करते थे, या खाली प्रणाम करते थे और आज्ञा माँगते थे और अगले दिन आकर के उसको लेते थे? तो इसके बारे में आपके क्या अनुभव? हाँ बिल्कुल। वैसे पूरे आदिवासी संस्कृति में निसर्ग के प्रति काफी रिस्पेक्ट होता है, और सिर्फ निसर्ग में ये नहीं मानते हैं कि पेड़ है, पौधे हैं, वहां में प्राणी है, उनका भी विचार उनके संस्कृति में है। तो इसलिए तो यहाँ जंगल बचा भी हुआ है, क्योंकि जंगल से उनका जीने का नाता है और अपने संस्कृति का नाता है ना। तो ये वैदों में ये था कि मैं ये निसर्ग से इस जड़ी बूटी को, वो वैद ही करता था, वो लेना था तो जाकर पूजा करता था, एक्चुअली उसकी उदबत्ती लगाता था, कुछ ये लगाता था और उसको प्रणाम करता था कि मैं कल उस आपके यहाँ की जड़ी बूटी निकालूंगा ना। तो इसमें ये साइंस ये था कि ये सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग भी था। मैं कैसे भी पूरा पेड़ उखाड़ के, अभी आप किसी को बता दीजिए कि यहाँ
इस पेड़ का ये उपयोग होता तो निकाल ही देगा पूरा का पूरा। तो उसमें सस्टेनेबल उसका उपयोग भी हो, तो मैं जड़ी उतनी निकालूंगा जितना मुझे काम की है, मैं उतने ही पत्ते लूंगा जितनी मुझे काम के है। तो वो लोग तो रखते नहीं थे, ये सारी जंगल में उनको मालूम था कहाँ क्या क्या मिलता है, तो तुरंत जाके जंगल से लाते थे, बहुत अपने पास रखते नहीं थे। ये बाद में हमने उसको दवाइयाँ बनाना वगैरह सिखाया, लेकिन वो परंपरा मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो आज नहीं है, हर जंगल से आज बाहर जिस तरह से हम जंगल को खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसको अलग अलग प्रकल्पों के लिए, उसमें तो कोई निसर्ग के प्रति रिस्पेक्ट ही नहीं है। हम और उसी का भुगत रहे हैं। आज जो सारा क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं उसी का भुगत रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि इस तरह की प्रक्रियाओं को जरूर हमें चर्चा करनी चाहिए, और अभी भी हमारे पास जो समय है उसमें जो भी चीज का हम दोहन करते हैं उसको हम जरूर उसका हमें याद करना चाहिए और उससे जरूर आज्ञा लेनी चाहिए। ऐसा पूर्व में भी हमारे कई सारे उसमें भी लिखा भी है कि जब भी ऐसा कुछ करते थे तो जब भी प्रकृति से कुछ लेते थे तो जरूर उसको रिस्पेक्टफुली उसके प्रति आदर सम्मान के साथ पूर्ण रूप से समर्पित होकर के फिर उसको जरूरत से ज्यादा भी नहीं लेना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल, अब यही मैंने आदिवासी कल्चर में सीखा हूँ कि उन्होंने हाँ जितना लगता है उतना ही जंगल से लिया है, इसलिए उन्होंने जी, जंगल को संभाला है, बहुत खत्म नहीं किया। अभी एक इसलिए और एक उदाहरण देता हूँ कि अभी हमारे यहाँ महुआ कलेक्शन होता है। अब महुआ का उपयोग हम शराब के लिए ही देखते हैं, हर चीज की शराब बनती है, गन्ने की बनती है, संतरे की बनती है, द्राक्ष की बनती है, चावल की बनती है, किसी को चीज को फर्मेंट करते हो शराब बनती है। लेकिन महुआ के शराब को बदनाम कर दिया, लेकिन महुआ ऐसा फूड है, वो एक्चुअली फूड था लोगों का। महुआ की बहुत सारी चीजें बनाते थे, लोग खाते थे, और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है अभी हमने किया है वो द्राक्ष से ज्यादा है, लेकिन उसको बदनाम कर दिया तो फिर वो सिर्फ शराब के लिए जा रहा। तो अभी हम उसको फिर से सिखा रहे लोगों को कि इसके अलग अलग चीजें, हम बहुत चीजें बनाते हैं, उसका ट्रेनिंग भी हम करते हैं। करीबन 5,000 महिलाओं को हमने सिखा है कि महुए की क्या क्या चीज बना के रख सकते हैं। और उनका कल्चर ये है कि जब महुआ गिरता है, इकट्ठा होता है, तो लोग 4-5 दिन उसको इकट्ठा नहीं करते, तो उसकी पहले ये करते कि 4-5 दिन का महुआ वहां के प्राणियों के लिए है, उन्होंने खाना चाहिए, जो जमीन में जंतु है उनके लिए होना चाहिए, और फिर वो शुरू करते हैं उसका इकट्ठा करने के लिए। तो इस तरह की प्रथाएं छोटी छोटी है। बीज के बारे में भी जैसे बात की मैंने, बीज पंडुम होता है, बीज पूजा। जब खेती का समय हो जाता है, खेती सब होता है, तो गांव में सबके पास जितने बीज है वो बीज को एक जगह लाते हैं, उसकी बाकायदा पूजा करते हैं, और फिर खेती में डालने की प्रक्रिया शुरू होती है, और आपस में दे भी देते हैं जिसके पास ज्यादा है वो अलग तरीके से। यह आज भी है, उसको बीज पंडुम बोलते हैं। पंडुम मतलब उसकी पूजा का जो सन होता है उसको पंडुम बोलते हैं। तो ये आज भी है। तो इस परंपरा को, उससे तो हमने बीजोत्सव वाली संकल्पना लाई है आगे, कि उसमें से लोगों को अपने बीज के बारे में संवर्धन की बात हुई। तो ऐसी बहुत अच्छी परंपरा उनसे मैं आज भी सीख रहा हूँ, कई चीजें मैं सीख रहा हूँ उनके इससे, कि जो आज हमारे, जो सारा हमारा बदल हुआ है, हमारे विकास की जो सारी प्रक्रिया हुई है, उसको बदलाने की ताकत उस परंपरा में है, कि जिसको हमको समझना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। उसको बीज संस्कार भी कहते हैं, जहाँ पर भी ये हाँ, प्रथा अभी भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है, तो उस तरह से उसका रहेगा। मैं इसमें एक और बड़ा रोचक चीज आपने बताई थी कि वो जो बीजोत्सव होता है आपका नागपुर में, उसमें कई जगह के लोग आते हैं और बीजों के ऊपर काम करते हैं। हमारे द्वारा भी बीज के ऊपर एक बहुत बार चर्चा हुई, कई सारे इसमें बीज के जो रखवाले हैं वो भी इस मंच पर समय समय पर आए हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा आपसे भी और डॉक्टर दुबे से भी कि उस संकलन के अलावा जो हमने संकलन भी किया था ऑनलाइन में, तो उसके अलावा भी हमारे पास अगर ऐसे बीज रक्षक हैं तो उनको भी इस मंच पर बुलाएं और आप भी इसमें आए, तो इसके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है और हमारे सदस्यों को मिलेगी, तो बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा। और हम बीजों के प्रति ज़्यादा जागरूक होके और ज़्यादा उसके बारे में समझ के, हो सकता है
कि उसका आदान प्रदान भी करें और साथ ही जो आपके ग्रुप्स बने हैं और बाकी जो है जो उपभोक्ताओं के लिए है उसके बारे में भी और किसी दिन आज तो शायद समय उतना नहीं मिल पाएगा लेकिन वैसे जो किसान हैं जो कि जो सीधे उपभोक्ता के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी इस मंच पर लाएंगे और उनके अनुभव सुनेंगे तो बहुत अच्छा हमारे सदस्यों को लाभ ये कुछ सुझावों के रूप में भी है जी और डॉक्टर दुबे अब बाकी मेरा तो हो गया है और वैसे प्रश्न बहुत सारे लेकिन बाकी भी प्रश्नों को आप ले लीजिएगा हाँ, धन्यवाद पवन सर। और हम अपना आपका जो सुझाव है बीजोत्सव के बारे में लोगों को बुलाने का, तो उससे हम जरूर कांटेक्ट करेंगे। आगे डॉक्टर रोशन लाल जी राउत राउत सर एक कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख है मध्य प्रदेश में। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि डॉक्टर सतीश जी से वो आपकी बात करें। जी धन्यवाद आदरणीय दुबे साहब। मैं सादर प्रणाम करता हूं आदरणीय डॉक्टर साहब को। बहुत आप किसी एक योगी की तरह कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से यह समाज को नई दिशा देगा। और 40 साल तक अनवरत और वहाँ पे गढ़चिरौली के जंगल में जहाँ पूरा नक्सलाइट एरिया माना जाता है वहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका जो कार्य है वो वंदनीय है और किसी ऋषि की तरह आप जो तप कर रहे हैं उसको भी प्रणाम करता हूँ। मेरे 2-3 सवाल थे। पहली कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी उसमें, क्योंकि बहुत दुस्सह है वो जंगल जहाँ आप कार्य कर रहे हैं गढ़चिरौली। मैं रहा हूँ कुछ छत्तीसगढ़ के जो वहाँ से अबूझमाड़ से जुड़ा हुआ जो एरिया है वहाँ पे जो उधर रहा हूँ, तो पखानजोर में मैं कुछ दिन काम किया हूँ, तो निश्चित रूप से बड़ा कठिन है। तो पहली तो प्रेरणा और दूसरी कठिनाइयाँ क्या क्या हुई आपको, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, ये प्रेरणा थी। ये तो मेरा परिवार जो था ऐसा तो मध्यम वर्गीय परिवार था, व्यापारी था, उसमें कोई घर से इस तरह की प्रेरणा नहीं थी। लेकिन हमारे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में बाबा आमटे का आनंदवन करके जो है, स्वर्गीय बाबा आमटे आज भी है, उनके लड़के भी चलाते